चलिए देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया था, तो हम लोगों ने एक देखा यूरोपियों का आगमन, फिर आप लोगों ने देखा उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना साम्राज्य विस्तार का कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, इसमें आपने प्रारंभ कहाँ से किया था, बंगाल विजय से। बंगाल के बाद मैसूर जीत रहे हैं, मैसूर के बाद फिर मराठा, और मराठा के बाद फिर आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा सिखों को। और फर्स्ट डे की क्लास में मैंने बताया था आपको कि किताबों में जनरली आपको चैप्टर क्या दिखाई देगा, 18वीं शताब्दी का भारत, और जनरली लोग पढ़ाते भी उसको हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि 18वीं शताब्दी का भारत अगर आप एक साथ पढ़ेंगे और पीछे की चीजें नहीं पढ़े रहेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, आपके लिए बहुत तनावपूर्ण हो जाएंगी। और मेरा ये जो स्टेटमेंट था उसको आज आप महसूस कर पाएंगे कि अगर वो पहले दिन की क्लास में आपके लिए होता तो कितना खिचड़ी जैसा दिखाई देता, लेकिन आज की क्लास में चूंकि आप पीछे से पढ़े हुए हैं इसलिए वो कितना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग को बेसिकली आज देखना क्या है, हम लोग देखेंगे 18वीं शताब्दी का भारत। अठारहवीं शताब्दी का भारत। 18वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया, 1700 से लेकर के 1799। ठीक है, देखिए किसी भी जब इतिहास के दृष्टिकोण से अगर किसी भी बात को हम लोग समझना चाहते हैं, ठीक है, तो इतिहास को समझने का सबसे अच्छा प्रावधान क्या होता है, ये आप लोग ज्यादातर कहाँ देखेंगे, जब आप प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, एक राजनीतिक स्थिति को देखते हैं, राजनीतिक स्थिति को। दूसरा कैसा आप देखते हैं, सामाजिक स्थिति। तीसरा आप क्या देखते हैं, आर्थिक स्थिति। और चौथा आप क्या देखते हैं, धार्मिक स्थिति। इन्हीं चार दृष्टिकोण से आप इतिहास के किसी विशेष कालखंड को समझते हैं। चूंकि हम लोग 18वीं शताब्दी का भारत पढ़ने चल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 1700 से लेकर 1799 तक का लगभग पूरे 100 साल का इतिहास पढ़ना है। तो हम लोग उसको सबसे पहले देखेंगे कि उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, फिर उसके बाद उसी क्रम में देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति को, और इसी के माध्यम से आप पूरा 18वीं शताब्दी का जो भारत है उसे समझ लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति। देखिए, जब हम लोग 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसको कुछ पॉइंट्स हम लोग समझते चलेंगे। इस समय क्या था यहां पर, इस समय यहां पर विकेंद्रीकरण की अवस्था थी। और अगर हम कहें विकेंद्रीकरण की अवस्था थी तो इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं आप कहेंगे केंद्रीय सत्ता का अभाव था। ठीक है, अब यहीं से छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी को समझते चलिए। जैसे मान लेते हैं हमने कहा विकेंद्रीकरण की अवस्था थी, तो विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, जैसे मान लिया हमने ये क्या हो गया, राज्य हो गया। राज्य का तात्पर्य एक देश से है। ठीक है, और आप जानते हैं कि कोई भी राज्य होता है तो वो कई अपने छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में बटा होता है। जैसे भारत को अगर आप देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत में क्या है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित आपके प्रांत हो जा रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास क्या हो रहे हैं, ये छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयां हैं। अब अगर संपूर्ण क्षेत्र पर किसी एक शासक का अधिकार क्षेत्र होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं केंद्रीय शासन, या उसे कह देंगे केंद्रीय सत्ता। लेकिन यदि किसी क्षेत्र में, अब आप देख रहे हैं कि पता चला यहां का शासक कोई और है, यहां का कोई और है, और इसी तरह से क्या है, प्रत्येक क्षेत्रों का शासक अलग अलग है, तो आप कहेंगे यहां की राजनीतिक स्थिति कैसी है, विकेंद्रीकृत राजनीतिक स्थिति है। ठीक है, ये तो रहे शब्द। अब आइए देखते हैं हम लोग, अब जो हम लोग कह रहे थे कि इस समय क्या था, विकेंद्रीकरण की अवस्था थी, विकेंद्रीकरण
विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण की अवस्था क्या होती है, यहां पर इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इसमें क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे राज्य होंगे, पहली विशेषता। क्योंकि राज्य क्या है, सब बिखरे होंगे, उनके ऊपर किसी एक केंद्रीय प्रशासन की क्या होगी, आप कह सकते हैं जो नियंत्रण है वो उसका अभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे राज्य होंगे इनकी विशेषता क्या होगी, ये आपस में संघर्षरत होंगे। संघर्ष क्यों करेंगे, सीमा विवाद। प्रत्येक छोटा राज्य चाहता है कि वो क्या करे, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करे, और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उसको साम्राज्य अपना बड़ा करना पड़ेगा, एक वृहद साम्राज्य में कार्य करना पड़ेगा। और वृहद साम्राज्य में जाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, वृहद साम्राज्य में जाने के लिए फिर उसको अपने आसपास के क्षेत्रों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्थिति आपको हमेशा देखने मिलेगी, छोटे छोटे राज्य रहेंगे और आपस में संघर्षरत रहेंगे। अब आइए देखते हैं 18वीं शताब्दी में किस प्रकार से विकेंद्रीकरण की अवस्था थी। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत, तो उत्तर भारत में कौन सा था, मुगल प्रशासन था, जो किस अवस्था में था, केंद्रीय सत्ता था कि नहीं था, था कि नहीं था, कहां था, केंद्रीय सत्ता की पतन की अवस्था में था। क्योंकि आप देख रहे थे ना, जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे सब कमजोर पड़ चुके थे, और फिर धीरे धीरे क्या हो रहा था, आप देखिए कि स्वतंत्र क्षेत्र भी वहां से निकल करके आ रहे थे। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब हम लोग बात करें तो मुगल प्रशासन अपनी केंद्रीय सत्ता की पतन की ओर था, और लगातार जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे, ये उत्तरवर्ती मुगल शासक क्या थे, अपने पतन की ओर थे, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं केंद्रीय सत्ता का पतन था। वहीं अगर हम लोग दक्षिण भारत की स्थिति देखेंगे तो दक्षिण भारत में 1565 का युद्ध कौन सा था, जल्दी से बताइए, तालिकोटा का युद्ध। और आपने देखा यहां पर कौन सा साम्राज्य ध्वस्त हो रहा है, विजयनगर। और इस विजयनगर साम्राज्य में जब यह ध्वस्त हो जाता है तो इसके ध्वंसा अवशेषों पर, इसके छोटे छोटे खंडरों पर क्या हो रहा है, नए छोटे छोटे राज्य उदित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या था, विजयनगर के खंडहरों पर, विजयनगर के खंडहरों पर छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा था। और दक्षिण भारत में अगर कोई एक वृहद साम्राज्य में, राज्य दिखाई देता है तो कौन सा था, नहीं मैसूर तो छोटा था, मराठा। लेकिन इन मराठाओं में भी ये बृहद साम्राज्य में जरूर थे, लेकिन केंद्रीय सत्ता जैसी स्थिति बनी नहीं। इस तरह से क्या है, अब अगर हम लोग संपूर्ण भारत की एक समीक्षा करें, तो इस संपूर्ण भारत में क्या थे, 3 प्रकार के राज्य थे। ध्यान रखिएगा, पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, यहां से आने वाले जो भी प्रश्न होंगे वो आपके मेंस के दृष्टिकोण से बनेंगे। ठीक है, चूंकि यहां से जितने भी फैक्चुअल पॉइंट हो सकते हैं वो आपने पढ़ लिया है, हम लोग उसको समराइज कर रहे हैं। और आपसे जब मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही होंगे जहां 100 साल 200 साल 300 साल के इतिहास को आपके दृष्टिकोण से आंकने को कहा जाएगा। तो यहाँ लोग 18वीं शताब्दी का भारत देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, पूरा कंसेप्ट बेस है, कुछ इसमें आप रख नहीं सकते हैं। सारी चीजें जो पढ़े उसको आपको लिंक करके एक दूसरे के साथ तब अपनी बातों को आगे बढ़ना है, इसलिए टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। जैसे पहले हम लोग केवल अभी किस पे बात कर रहे हैं, राजनीतिक स्थिति में क्या है, विकेंद्रीकरण की अवस्था बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए, तो संपूर्ण भारत जो था वो 3 राज्यों में बटा हुआ था। एक जो था वो मुगल के उत्तराधिकारी राज्य थे, मुगल के उत्तराधिकारी राज्य थे। मुगल के उत्तराधिकारी राज्यों में कौन कौन था, इसके उत्तराधिकारी राज्यों में एक आता है अवध,
दूसरा आता है बंगाल और तीसरा आता है हैदराबाद। अब जरा मुझे बता दीजिए अवध किसके द्वारा स्वतंत्र कराया गया था? सादत अली है? सादत खान। और जरा बंगाल बता दीजिए। मुर्शीद कुली हाँ। और जरा हैदराबाद बता दीजिए। हाँ, निजामुल मुल्क। तो जो कुछ लोग बता रहे हैं चिनकिलिस खां के बारे में, तो चिनकिलिस खां कौन था? यही था। तो इसी का दूसरा नाम क्या था? चिनकिलिस खां था। अब देखिए आप लोग पढ़ रहे कितना मजा आ रहा है, सब पता है, चीजें जान रहे हैं। नहीं पहले दिन पढ़ा दिए होते 28 शताब्दी भारत उत्तराधिकारी राज्य क्या है पता ही नहीं चलता, ये लोग कौन है पता ही नहीं चलता, बंगाल स्वतंत्र हुआ कि बिहार स्वतंत्र हुआ कि उत्तर प्रदेश स्वतंत्र हुआ कुछ पता ही नहीं चलता, तो क्या समझ में आता? फिर वो चीज सब ऊपर से निकल चली जाती। ठीक है, अब हमको एक बात यहाँ और बता दीजिए कि ये जो तीनों प्रांत स्वतंत्र हुए थे तो ये कौन मुगल बादशाह था उस समय? तीनों तो एक ही शासक के समय में टूट करके अलग हो रहे थे। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में तो तीनों स्वतंत्र राज्य हो रहे थे। ठीक है, पहला राज्य कौन सा था? ये राज्य मुगल के उत्तराधिकारी राज्य कहलाते हैं। दूसरे जो थे वो थे स्वतंत्र राज्य। स्वतंत्र राज्य वो थे जिनका मुगल प्रशासन से टूट करके या किसी प्रकार के उनके सूबेदारिता का जो सूबेदार होते थे, उनके जो सूबेदार का अपना कोई मतलब आप कह सकते हैं महत्वाकांक्षा बढ़ जाने की वजह से अपने क्षेत्र को एक नवाब या शासक के पद तक ले जाने की घटना ना हुई। जैसे मैसूर का कोई संबंध कहीं पर मुगल प्रशासन से आपने देखा नहीं था, तो वो किस राज्य में आ जाएगा? वो स्वतंत्र राज्य में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर मैसूर हो गया। और तीसरा जो आप देखेंगे वो कैसे राज्य होंगे? वो होंगे जो मुगल विरोध प्रतिक्रिया के तहत उत्पन्न राज्य थे। कोई आइडिया है, बता सकते हैं? मुगल विरोध प्रतिक्रिया के तहत उत्पन्न राज्य कौन से थे? मराठा और सिख, क्योंकि दोनों की आप नीति देख रहे थे लगातार क्या था? मुगल के विरोध में चल रहा था। तो यहां पर एक हो जाएगा मराठा और दूसरा हो जाएगा सिख। तो अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा कि जब हम 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं तो एक विकेंद्रीकरण की अवस्था थी, और उस विकेंद्रीकरण की अवस्था में आपने देखा किस तरह से कई छोटे छोटे बिखरे हुए राज्य पाए जा रहे हैं। अब भारत में पूरे प्राचीन इतिहास से लेकर के मतलब अंतिम समय तक आप देखेंगे कि जब विकेंद्रीकरण की अवस्था हुई थी तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ा था। क्या नुकसान चुकाना पड़ा था? आइए देखते हैं। देखिए, चूंकि यहां पर विकेंद्रीकरण की अवस्था थी तो पूरे इतिहास में जब जब भारत अपने विकेंद्रीकरण के दौर से गुजरा है, विकेंद्रीकरण के दौर से गुजरा है, तब क्या हुआ है? इस पर बाह्य आक्रमण हुआ है, और बाह्य आक्रमण आकर के या तो भारत में बड़े पैमाने पर लूटपाट किए हैं और या तो यहां पर आकर के फिर अपनी स्थायी सत्ता स्थापित किए हैं। ठीक है, आइए थोड़ा पीछे के इतिहास से चलते हैं। नहीं पढ़े होंगे प्राचीन इतिहास, तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा, घटनाक्रम सुनते रहिए, आनंद उसका लेते रहिए, बाकी तो सब चीजें पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो जिस समय पढ़ेंगे तो उसमें तो डिटेल में बात होगी ही। देखिए, जैसे हम लोग मौर्य काल की बात करते हैं, मौर्य काल जो था चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में पहला भारत में केंद्रीय प्रशासन गठित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य में पहली बार जो किया था, पूरे भारत का एकीकरण किया था, पूरे भारत पर एक शासन होता था, और वहीं से भारत में क्या हो रहा है? केंद्रीय प्रशासन की प्रथा प्रारंभ हुई। लेकिन जब मौर्य काल का पतन हो जाता है तो यहां पर मौर्योत्तर काल में कौन आते हैं?
हिंद यूनानी आ जाएंगे, हिंद यूनानी आ जाते हैं, शक आ जाएंगे, पल्लव आ जाएंगे और कुषाण आ जाएंगे। और ये सभी क्या थे? ये सभी आक्रमणकारी वर्ग थे। अब मौर्योत्तर काल के बाद क्या आता है? गुप्त काल आता है। और जब गुप्त काल आता है तो पुनः क्या होता है? एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना हो रही है। लेकिन जब गुप्त काल का पतन होता है तो गुप्त काल के पतन के पश्चात अब यहां पे क्या है? हुनों का आक्रमण होता है, हुनों का आक्रमण होता है। ये सब क्या है? जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, भारत में उस समय क्या था? विकेंद्रीकरण राजनीतिक स्थिति चल रही थी। ठीक है। अब तीसरा अगर आप देखेंगे, जब गुप्त काल के बाद हुनों का आक्रमण हो जाता है, यानी गुप्तोत्तर काल हो जाता है, तो उसके बाद फिर आ जाते हैं हर्षवर्धन का काल। और जब हर्षवर्धन का पतन होता है, हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, तब यहां पर क्या होता है? तो यहां पर अरबों का आक्रमण होता है। और फिर क्या होता है? तुर्कों का आक्रमण होता है। इसी तुर्क आक्रमण में आप देखते हैं गजनवी आता है, और कौन आता है? गौरी आ जाता है। और जब गौरी आता है तो आकर के यहाँ पे क्या करता है? फिर एक स्थायी दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। यानी कौन सा शासन बनता है तब? दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और जब दिल्ली सल्तनत का पतन होता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत आएगी तो फिर से केंद्रीय सत्ता आ जाएगी, और जब दिल्ली सल्तनत का पतन होगा, देखिए जब आप मेंस में लिखते हैं तो इसीलिए मैं कहता हूं मेंस की जो राइटिंग स्किल होती है वो 2-4-10 दिन की क्लास करने से डेवलप नहीं होती है। उसके लिए आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप कहां से मैटर खोज करके तब आप टॉपिक को हिट कर पा रहे हैं। नहीं तो फिर ये सब चीजें पढ़ेंगे तो आप लिखेंगे कैसे? लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, पूरे सिलेबस का कंसेप्ट आपका ऐसा रहेगा, नोट्स ऐसा रहेगा कि जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उस टॉपिक पे मेंस के क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट वहां से लिंक करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप पूरा अपने दिमाग से चीजों को ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो नोट्स में आप पढ़ रहे हैं उन्हीं को लिख के चले आएंगे तो भी आपका टॉपिक जो है वो काम कर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सारी चीजों को एक जगह पे आपको केंद्रीकृत कर दिया गया है। अब दिल्ली सल्तनत का जब पतन होता है तो दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात यहाँ पे किसका आक्रमण होता है? मुगल तो आएंगे, लेकिन और कौन आएगा? मंगोलों का आक्रमण होता है, मंगोलों का आक्रमण होता है। और यहीं पर कौन हो जाता है? बाबर का आक्रमण हो जाता है। मंगोल आक्रमणकारी प्रवृत्ति के थे, आए, लूटे, खाए, पिए, बटोरे, चले गए। और बाबर ने क्या किया? अपने यहाँ पर स्थायी सत्ता स्थापित कर दी। आइए, अब मुगलों का पतन हो रहा है। मुगलों का पतन किस शासक के काल से माना जाता है ना? महान मुगल शासक देखा था ना आप लोगों ने? तो महान मुगल शासक में अंतिम शासक कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद से तो उत्तरावर्ती मुगल शासक चालू हो गए हैं। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो कौन से आक्रमणकारी आ रहे हैं? इसको तो पढ़ा, हाँ, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। तो कौन आ गया? नादिर शाह आ गए, और कौन आ गया? अहमद शाह अब्दाली आ गए। तो देख रहे हैं किस तरह से पूरे, मतलब किस इतिहास से आप देख रहे हैं, जहां जहां भारत का क्या हो रहा है? विकेंद्रीकरण की स्थिति बन रही है, तुरंत भारत में क्या हो रहा है? एक बाह्य आक्रमण की स्थिति भी जन्म ले रही है। ठीक है, और यही स्थिति अभी आपको यहां पर भी दिखाई देगी, क्योंकि अंग्रेज तो आए हैं ना, और इसलिए चूंकि केंद्रीय सत्ता नहीं थी कोई, इसलिए उनको एक पृष्ठभूमि मिल गई जहां पर वो अपने लिए क्या, केंद्रीय प्रशासन की स्थिति तक अपने आप को पहुंचा सके थे। ठीक है, तो राजनीतिक विशेषता में पहला भारत का विकेंद्रीकरण राजनीतिक स्थिति थी। अब दूसरा उसी में देखते हैं हम लोग। दूसरा आप देखेंगे तो आप देखेंगे उत्तराधिकार का संघर्ष था। उत्तराधिकार का संघर्ष, देखिए उत्तराधिकार का संघर्ष कैसे दिखाई देता है। आपने देखा कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जा रही है तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष हो रहा है। कौन जीत करके आता है? हाँ, बहादुर शाह प्रथम। तो आपने देखा कि बहादुर शाह प्रथम, वास्तविक नाम क्या था इसका?
मुअज्जम था। हाँ देखिए यहाँ पर, तो बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम, ये क्या करता है, अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा है और जीत करके आकर के क्या कर रहा है, शासक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसके बाद फिर आता है कौन, जहादार शाह। जहादार शाह, और जहादार शाह में भी क्या हुआ था, जो बहादुर शाह प्रथम थे, मैंने उससे पढ़ा था ना, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, इसके लाश को अंतिम संस्कार करने वाले तक इसके बेटे नहीं थे, सब क्या कर रहे थे, उत्तराधिकार के युद्ध में लगे हुए थे। तो जहादार शाह जब गद्दी पाता है तो वो भी तो कहीं ना कहीं उत्तराधिकार संघर्ष कर रहा है। अब हम लोग देखें, देखिए मुगल प्रशासन में ये जो उत्तराधिकार का संघर्ष है, ये कोई नई बात नहीं है। मुगल प्रशासन में उत्तराधिकार का संघर्ष कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ उत्तराधिकार संबंधित कोई स्पष्ट नियम नहीं था। इसलिए आपने हमेशा देखा है कि महान मुगल बादशाहों के समय में भी उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ है। जैसे आपने देखा कि अकबर के काल से ही, अकबर के बाद कौन आया था, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो क्या जहांगीर ने अकबर का विद्रोह नहीं किया था, क्या शाहजहां ने जहांगीर का विद्रोह नहीं किया था, या क्या औरंगजेब ने शाहजहां का विद्रोह नहीं किया था। और आपने देखा भी था औरंगजेब भी अंतिम समय में किस तरह से अपने भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त करता है। तो मुगल प्रशासन में कोई नई बात नहीं थी। तो नई बात क्या थी, नई बात यह थी कि जब हम महान मुगल शासकों की बात करते हैं, तो महान मुगल शासकों के समय, महान मुगल शासकों के समय जो अमीर वर्ग होता था, अमीर वर्ग, अमीर वर्ग कौन होता था, राजा के सहयोग के लिए जो प्रमुख अधिकारी होते थे वो अमीर वर्ग होते थे। वो क्या करते थे, वो अपने प्रभाव के राजा का समर्थन करते थे। इसका मतलब जिसके प्रभाव में वो रहते थे उसको शासक बनाने की कोशिश करते थे। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अच्छी चीज है। और यहां पे जो शासक बनते थे, लेकिन वो कैसे शासक थे, यहां पे जो शासक बनते थे अमीर वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के बाद शासक जरूर बन जाते थे, लेकिन मजबूत शासक होते थे, स्वतंत्र शासक होते थे। जबकि उत्तरवर्ती मुगल शासकों के साथ क्या हो रहा है, उत्तरवर्ती मुगल शासक जब ये अपने अमीर वर्ग के द्वारा शासक बन रहे हैं, तो अमीर वर्ग के द्वारा शासक बनने के पश्चात ये कैसे शासक बने हैं, कठपुतली सरकार रही है कि नहीं रही है। और आपने देखा प्रत्येक शासक पर नियंत्रण करने के लिए कोई विशेष व्यक्ति देखने को मिला। जैसे मान लेते हैं बहादुर शाह प्रथम था, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम अपने बल पर शासक बना था। उसके बाद कौन आया था, जहादार शाह आया था। जहादार शाह को शासक बनाने में किसका योगदान था ना, हाँ पहुंच रहे हैं, जुल्फिकार खान। तो अगर आप देखें तो कहीं जहादार के सहयोग में जुल्फिकार खान आ रहा है। और इसके बाद फिर आप देख रहे हैं तो जो क्रमिक रूप से 4 शासक बने, कौन बना, जहादार के बाद, क्यों इतनी जल्दी में है, नहीं, हाँ पहले फर्रुखसियर रहेगा ना, पहले फर्रुखसियर है, उसके बाद कौन है, रफीउद दरजात हैं, फिर कौन है, रफीउद दौला है, उसके बाद कौन है, मोहम्मद शाह। और इन चारों शासकों को शासक बनाने में योगदान किसका है, सैयद बंधु का है कि नहीं। इसीलिए सैयद बंधु पूरे शासन पर नियंत्रण कर रहा था। इसका मतलब ये शासक बने। तो अब 4 शासक जो आ रहे हैं वो कौन है, सैयद बंधु हैं। और जब आलमगीर द्वितीय शासक बन रहे हैं तो उनको अहमद शाह अब्दाली का सहयोग प्राप्त हो रहा है। और जब शाह आलम द्वितीय शासक बन रहे हैं तो कभी वो मराठाओं के संरक्षण में है और कभी अंग्रेजों के संरक्षण में है। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से शासकों का जो है पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि केवल और केवल
उपयोग किया जा रहा है। शासक तो स्वतंत्र शासक रहे ही नहीं। बात समझ आ रहा है? तो ये क्या है, उत्तराधिकार का संघर्ष था, और जहां पर शासक जो थे वो वास्तव में केवल एक कठपुतली के स्तर पर रह गए थे। अब तीसरी चीज यहां पर आप देखेंगे कि जो दरबारी, ये तीसरा पॉइंट है, दरबारी गुटबंदी चरम पर था। पहला क्या है, पहला क्या है, विकेंद्रीकरण के तत्व हो रहे हैं। दूसरा क्या है, उत्तराधिकार का संघर्ष। की पॉइंट पकड़े रहेंगे तो आप उसकी पूरी अंदर की बात खुद समझ जाएंगे। और तीसरा क्या है, तीसरा दरबारी गुटबंदी। अब देखिए, अगर हम मुगल प्रशासन की बात करें तो इस समय सभी अपने प्रभाव के लोगों को शासक बनाना चाह रहे थे, और इसमें क्या था, चार आपको गुटबंदी दिखाई देगी, चार गुट दिखाई देंगे। इस चार गुट में पहला कौन है, पहला आपको दिखाई देगा हिंदुस्तानी गुट। हिंदुस्तानी गुट में कौन था, सैयद बंधु थे कि नहीं थे? ठीक है। इसके अलावा आपको क्या दिखाई देगा, ईरानी गुट दिखाई देगा, ईरानी गुट था। इसके अलावा क्या था, तुरानी गुट था, और इसके अलावा कौन सा था, अफगानी गुट था। और आप जानते हैं कि जब दरबार में गुटबंदी होगी तो लगातार जो राजनीतिक स्थिति होगी वो भय और आतंक की होगी। यहां पर तो शासक भी सुरक्षित नहीं थे, कितने उत्तरवर्ती शासकों का आपने देखा हत्या करा दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में क्या था, दरबारी गुटबंदी चरम पर थी, और इसमें जो है पूरे भय और आतंक का माहौल था। और केवल मुगल प्रशासन में नहीं, बल्कि ये जो दरबारी गुटबंदी थी ये आपको सिखों और मराठों में भी देखने को मिलेगा, सिखों में और मराठों में भी देखने को मिलेगा। सिख में भी चूंकि कई मिसल बने थे, तो मिसलों के बाद जब उसको एकीकरण किया गया था तो उसके अलग अलग सरदार जो थे वो कहीं ना कहीं अपने लोगों के लिए क्या कर रहे थे, एक तरह से गुटबंदी का कार्य प्रारंभ कर दिए थे। और मराठों में पूरा आपने देखा कि मराठा जो परिसंघ था, मराठों का जो परिसंघ था वही तो कलह का कारण बना था, जिसकी वजह से अंग्रेजों से इनका युद्ध हो रहा है। और आपने देखा कि जब माधव नारायण राव किसका पुत्र था, नारायण राव का पुत्र था ना। देखिए, जब बालाजी बाजीराव पानीपत के तृतीय युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद माधव राव के नेतृत्व में पुनः शक्ति का एकीकरण हो रहा था। और माधव राव के बाद नारायण राव आ रहे थे, और नारायण राव के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र कौन आ रहा था, माधव नारायण राव आ रहा था। ठीक है। तो जब माधव नारायण राव आता है तो ये इसको जब पेशवा बनाने की बात आई तो आपने देखा ना, सरदारों ने समर्थन किया था। तो कौन था, नाना फडणवीस, ये इसके समर्थन में थे। और जबकि कुछ सरदार जो थे वो दूसरा कौन था, माधव नारायण राव के साथ कौन था प्रतिस्पर्धा में, इसने नारायण राव की हत्या किया था। पेशवा तो सभी हैं, रघुवा यानी रघुनाथ राव। तो क्या देख रहे हैं आप, यहां पे देख रहे हैं ना कि मराठाओं में भी कहीं ना कहीं क्या है, संघर्ष की स्थिति चल रही है। ठीक है। तो ध्यान रखिए, पहला पॉइंट विकेंद्रीकरण की अवस्था, दूसरा पॉइंट उत्तराधिकार का संघर्ष, तीसरा पॉइंट क्या चल रहा है, दरबारी गुटबंदी। ठीक है। आइए चौथा पॉइंट, नैतिक पतन हो रहा था। नैतिक पतन कैसे हो रहा था, तो इस समय जो अमीर वर्ग था उसमें भ्रष्टाचार चरम पर था, भ्रष्टाचार जो था वो चरम पर था। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो शासक थे वो क्या थे, कठपुतली सरकार बन गई थी, कठपुतली सरकार बन गई थी। और नैतिक पतन किस स्तर तक हो रहा है, देखिए, जो महान मुगल शासक थे, महान मुगल शासक, वो जब युद्ध वगैरह देखते थे तो वो हाथियों का युद्ध देखते थे, हाथियों का युद्ध देखते थे।
और ये जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे ये मुर्गियों का युद्ध देखते थे। अब आप समझ सकते हैं इनके शौक में किस तरह का अंतर आ रहा है ना। भाई शौक भी रखिए तो कम से कम बड़ा शौक पालिए, ये खाई नहीं हल्का ले चबा के रख लिए, क्या शौक रखे हैं, कम से कम सिगरेट विगरेट सिगार उगार पीजिए, चले समझ में आता है, कुछ तो थोड़ा सा शौक भी बड़ा रखे हैं, है ना। तो बस यही मुर्गियों का युद्ध देख रहे हैं। तो जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं, उत्तरवर्ती मुगल शासक ये क्या कर रहे हैं, मुर्गियों का युद्ध देख रहे हैं। और यहीं पर आपने देखा था इनके नैतिक पतन का और भी क्या था, तो कई शासक वैश्यावृत्ति में लिप्त थे और उनका जो शासन था वो कोई और ही देख रहा था। कहीं पर देख रहे हैं शासन जो है वो जुल्फिकार खां के हाथ में, कहीं सैयद बंधुओं में, कहीं औरतों के हाथ में पहुंच गया, कहीं हिजड़ों के हाथ में पहुंच गया है। तो ऐसी तो सब परिस्थितियां आप लोगों ने देखा है ना। तो आप समझ सकते हैं कि शासकों का नैतिक पतन कितना हो चुका था। अब इसके अलावा अगर हम लोग अगले स्तर पे बात करें तो क्या उस समय सभी शासक जो थे सभी का लगभग नैतिक पतन हो गया था? ऐसा नहीं है। कुछ शासक ऐसे थे जो महत्वाकांक्षी थे, महत्वाकांक्षी। देखिए ये जितने भी आपने शासक देखे ना जिन्होंने अपने स्वतंत्र प्रांत की स्थापना की, ये सभी योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे। और इनमें सबसे ज्यादा अगर कोई योग्य महत्वाकांक्षी था तो वो कौन था? एक मुर्शीद कुली खां था और दूसरा कौन सा था? निजामुल मुल्क था। निजामुल मुल्क लगातार केंद्रीय सत्ता के साथ रह करके मुगल प्रशासन को मजबूत करना चाहता था। लेकिन आप जान सकते हैं जब इस तरह के शासक मिलेंगे और उसकी कोई नीति चल नहीं पाएगी, तो एक होता है ना कि जब कोई व्यक्ति बहुत कर्मठ हो, काम करना चाहे और उसको क्या है सहयोग ना प्राप्त हो, तो जाहिर सी बात है फिर वो क्या होगा, उनके साथ जुड़ के काम नहीं कर पाएगा। तो निजामुल मुल्क ने कभी विद्रोह नहीं किया, बस अपना सूबेदार बन करके अपने दक्षिण भारत की तरफ चला गया, मुगल प्रशासन से दूर। और मुगल प्रशासन का वहां तक जो आप कह सकते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद पकड़ की वो ढीली पड़ गई थी, तो वहां अपना स्वतंत्र एक बेहतर प्रशासन को स्थापित करने लगा। यही काम मुर्शीद कुली खां ने भी किया था। बनाया गया था दीवान के पद से और फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने क्षेत्रों में सारी व्यवस्थाओं को सुधार किया और अपना स्वतंत्र शासक बन गया। हाँ, अवध का नवाब जो था वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कमजोर था अपनी इस स्थिति को लेकर, लेकिन फिर भी महत्वाकांक्षी था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो कुछ महत्वाकांक्षी शासक हुए हैं। कौन? जैसे अभी हमने बात किया आपको मुर्शीद कुली खां की, मुर्शीद कुली हाँ। दूसरा भी मैंने चर्चा किया, कौन था? निजामुल मुल्क। और तीसरा कौन था? सादत खां। बात समझा? ठीक है, तो अब यहां पर अगली स्थिति देखिए कि इन लोगों ने अपने क्षेत्रों में क्या किया। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया? कर प्रणाली को व्यवस्थित किया, कई स्तरों पर कर को समाप्त किया ताकि वहां पर क्या है, जो जनता है, जो प्रजा है, उसको क्या कर सकें, उसको थोड़ी रियायत दे सकें। और आप जान सकते हैं एक अच्छा शासन प्रशासन वही होता है जहां पर जनता को साथ लेकर के कार्य किया जा सके। इसके अलावा इन लोगों ने और क्या किया? कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। कानून व्यवस्था को, अपने क्षेत्रों में जो लूटपाट और डकैती जैसी चीज हो रही थी उन सभी चीजों पर क्या किया? नियंत्रण स्थापित किया, प्लस एक मजबूत शासन जो है उसको स्थापित किया था। ठीक है, अब देखिए पहला आपने देखा विकेंद्रीकरण, दूसरा आपने देखा उत्तराधिकार का संघर्ष, तीसरा आपने देखा दरबारी गुटबंदी, चौथा आपने देखा नैतिक पतन। अगर इन सभी व्यवस्थाओं का आप थोड़ा बेहतर तरह से मूल्यांकन करें तो ये भारत की क्या थी? आंतरिक परिस्थितियां थी। देखिए इतने दृष्टिकोण से आपको इन चीजों को बता दे रहे हैं कि आपका जैसा क्वेश्चन रहे आप उस तरह से अपनी बातों को घुमा सकें। ये सारी आंतरिक परिस्थितियां थी कि नहीं थी? और इसी बीच क्या हो रहा था? भारत की राजनीति में पढ़े ना, जब विकेंद्रीकरण की अवस्था होगी तो क्या होगा? बाहर के लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसी परिस्थितियों में क्या हो रहा था? भारत की राजनीति में विदेशी लोग भी अब दिलचस्पी दिखाने लगे थे। आइए अब हम लोग देखते हैं विदेशियों के बारे में।
देखिए ये विदेशी दिलचस्पी क्या है, तो अब आप देखिए यूरोपीय आने लगे भारत में। यूरोपियों का आगमन हुआ 18वीं शताब्दी से पहले हो गया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में क्या था, इन्होंने अपने व्यापार के एकाधिकार को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया कि नहीं किया, और मुख्य रूप से भारत के तटीय प्रांतों पर अपनी निगाह जमा के रखी। इसी बीच बाहरियों में और कौन है, नादिर शाह। आपने देखा ना, नादिर शाह को पैसे की जरूरत थी, सेना को देने भर के पैसे नहीं थे उसके पास, और भारत में कमजोर स्थिति देख रहा था, भारत की समृद्धि से पहले से ही परिचित था। तो ऐसी स्थिति में क्या था, उसके लिए एक आदर्श स्थिति बनी हुई थी कि नहीं। तो वो अगर विकेंद्रीकरण की अवस्था ना होता तो भारत में क्यों आता, क्योंकि उसको पता होता मजबूत शासक हम जीत पाएंगे नहीं। और युद्ध में अगर आप लाभ न ले पाओ, छोटी मतलब ऐसे शासकों के बारे में, सॉरी ऐसे आक्रमणकारियों के बारे में सोचिए जो लूटपाट की स्थिति को ध्यान में रख करके किसी क्षेत्र में आक्रमण कर रहे हो। सोचिए लूट ना पाए तो उनका नुकसान कितना होगा। युद्ध में क्षतिपूर्ति होती कि नहीं, मतलब क्षति इतनी हो जाती है कि उसको वापस प्राप्त करने में कई समय लग जाते, लंबे समय। पता होता है युद्ध करेंगे हार जाएंगे, सेना भी परेशान हो जाएगी, तब तो और माइनस में चले जाते, तो हिम्मत ना करते आने की ना। तो अब कौन आ रहा है, नादिर शाह, और इसके पीछे पीछे जब नादिर शाह सफल हो गया तो कौन आ गए, अहमद शाह अब्दाली आ गए। कितनी बार आक्रमण हुआ, 7 बार आक्रमण हुआ। ठीक, अब हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं 18वीं शताब्दी का मूल्यांकन। ठीक, देखिए अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो मुगल पतन की तरफ थे, और पतन का स्तर यह था कि इनके बादशाह जो थे वो ब्रिटिश के संरक्षण में चले गए थे और पेंशनर तक बन गए थे। सब 18वीं शताब्दी की तो बात है। दूसरे स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो 1759 कौन सा युद्ध हो रहा है, वेदड़ा का युद्ध। किसकी विजय हो रही है, किसके किसके बीच हुआ, ठीक है। अच्छा, वेदड़ा के युद्ध से पहले ही आपने देखा, अच्छा एक और यहां पे ले लेते हैं पहले, 1760 कौन सा युद्ध था, वांडीवास का युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। विजय किसकी हो रही है, अंग्रेजों की। और आपने देखा था इससे पहले क्या था, पुर्तगालियों की दिलचस्पी पहले ही खत्म हो गई थी, तो पुर्तगाली युद्ध की स्थिति में देखें तो अभी ब्रिटिशर्स और कौन कौन सा युद्ध लिए, देखिए बंगाल विजय हुआ, कौन सा 2 युद्ध हुआ, प्लासी और सही तो बता रहे हैं, प्लासी और बक्सर। प्लासी कब जा रहा है, बक्सर, इसका मतलब बंगाल विजय हो गया। इसके परिणाम स्वरूप कौन संधि हो रही है, हाँ बस अंतिम वाला बताएं, बक्सर पे अंतिम नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं, तो कौन सी संधि हो रही है इसके बाद, इलाहाबाद की संधि हो रही है। कब हो रहा है, हाँ 1765। ध्यान रखिएगा, मेंस जब लिखेंगे तो इस तरह की चीजों को समझिए। देखिए जब हम केवल बंगाल का इतिहास पढ़ते हैं, केवल हम इलाहाबाद की संधि पढ़ें, तब उसके एक एक डेप्थ में जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जहां हम लोग इतने लंबे समय का पूरा मूल्यांकन कर रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत सीमित शब्दों में लिखना होता है, और लिखने की सबसे बड़ी कला यही होती है कि मतलब कहते हैं ना कि छोटे से आपको जो है मतलब शब्दों में अपनी सारी बातें पलट के रख देना है। 150, 200, 250 शब्द कुछ होते नहीं है। जब आप लिखना चालू करेंगे इतना पढ़ने के बाद ना, आपको लगेगा कि हम एक ही टॉपिक में लिख रहे थे, पहले बंगाल का इतिहास लिखना शुरू किए, 2 पन्ना उसी में भर दिए,
नंबर थोड़ी ना मिलने वाला है, जितना पूछा है वो बताइए। ये नहीं कि जो सेक्शन हम पढ़े हैं बस पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन वहीं पे लाके कर दिए हम। हाँ, तो देखिए यहाँ पर इलाहाबाद की संधि हो रही है। अब इलाहाबाद की संधि की बात अगर हम लोग करें तो इसका निर्णय क्या निकला? अवध जो था, अवध, भाई बंगाल तो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के पास चला गया, अवध क्या हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश के नियंत्रण में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आगे की स्थिति क्या बन रही है? तो आगे की स्थिति आंग्ल फ्रेंच युद्ध। कितने युद्ध हो रहे हैं? 3। ब्रिटिशर्स जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, और क्या हो रहा है? 18वीं शताब्दी बात करिएगा, 18वीं। मराठा 19वीं शताब्दी में जीते हैं। इसके अलावा जो आप सिख देख रहे हैं 19वीं शताब्दी में जीते हैं, इसलिए उसको यहां लेके मत आइए। यहां पर एक और क्या आप लाएंगे? 1761। 1761 में क्या हो रहा है? पानीपत का तृतीय युद्ध। और इस पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या हो रहा है? पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या हो रहा है? मराठा हार जा रहे हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है? मराठी शक्ति की पूरी तरह से बिखर गई। ये था 18वीं शताब्दी का आपके भारत की राजनीतिक स्थिति। अब आप बताइए, अगर आप लोग पीछे का ना पढ़े होते तो फर्स्ट डे की क्लास में जब मैं किताबों के चैप्टर के अनुसार चलता तो इसमें क्या पढ़ाता आप लोग को? मैं तो पढ़ा करके भाई मैं तो पढ़ा ही देता, मुझे लगता मुझे तो सब पता है, तो आपको भी सब पता होगा। लेकिन अब यहाँ का आप एक एक पॉइंट समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अभी इसकी आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति बची हुई है, तो उसको कल कंप्लीट करें, क्योंकि इसकी राजनीतिक स्थिति ज्यादा है और धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक थोड़ा सा आपको उसको समझते चलना है। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? बढ़े आगे, चलिए 5 का लेके स्टार्ट कर देते हैं इकोनॉमिक्स वाला।